वो स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस लौटी एक सूटकेस में 20 से ज्यादा चाकू के घाव के साथ। मुंबई की चकाचौंध के पीछे छिपी एक दिल दहला देने वाली सच्चाई, जहां एक 15 साल की मासूम लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि हर उस पेरेंट्स के लिए यह स्टोरी एक चेतावनी है जो अपने बच्चों पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं। मैं हूँ रूपा और आज हम बात करेंगे वंशिता राठौर केस के बारे में। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 25 अगस्त 2022 से। मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित एक साधारण सी इमारत के चौथे माले पर राठौर परिवार रहता था। इस घर में रहने वाली 15 साल की वंशिता राठौर सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि अपने माता पिता रेखा और मनोज और छोटे भाई राहुल की आंखों का तारा थी। उसकी मासूम मुस्कान और खिलखिलाहट से पूरा घर गूंजता रहता था। वो स्कूल में भी एक होशियार और मेहनती छात्रा के रूप में जानी जाती थी। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। वंशिता ने सुबह की प्रार्थना की, अपनी माँ के हाथ का नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ी। रेखा ने हमेशा की तरह उसे कहा, जल्दी आ जाना, आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के छोले भटूरे बनाऊंगी। वंशिता ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और निकल गई। आमतौर पर वंशिता दोपहर 2:30 से 3 बजे तक घर वापस लौट आती थी, लेकिन उस दिन घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और शाम के 5 बज चुके थे, पर घर का दरवाजा बंद ही था। रेखा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। मनोज ने अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश की। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? शायद स्कूल में कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी या रास्ते में ट्रैफिक हो। लेकिन उसका खुद का मन भी शांत नहीं था। उन्होंने वंशिता के मोबाइल पे कॉल किया, लेकिन वंशिता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। ये सुनकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। उन्होंने बिना एक भी पल गवाए वंशिता के स्कूल जाने का फैसला किया। स्कूल के गेट पर पहुंचने पे उन्हें पता चला कि वो उस दिन स्कूल आई ही नहीं थी। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने अंधेरा छा गया था। मनोज ने खुद को संभाला और तुरंत अंधेरी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन रेखा और मनोज के लिए वो रात एक भयानक सपने जैसी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर गुजरता पल एक सदी जैसा लग रहा था। अगले दिन 26 अगस्त 2022 की सुबह 11 बजे अंधेरी पुलिस को एक गुमनाम कॉल आई। कॉल करने वालों ने बताया कि नायगांव रेलवे स्टेशन के पास एक लावारिस बैग पड़ा है, जिससे कुछ अजीब और भयानक बदबू आ रही है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर चौहान, जो इस केस को देख रहे थे, उसने बैग को देखते ही समझ लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उन्होंने बैग खोला तो अंदर का दृश्य देख उसकी रूह कांप गई। एक 15 से 16 साल की लड़की की लाश थी, जिसे बुरी तरह से मारा गया था। उसके शरीर पर 20 से 22 बार चाकू से वार किए गए थे। पुलिस को तुरंत वंशिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट की याद आ गई। उन्होंने तुरंत राठौर परिवार को खबर दी। जब रेखा और मनोज वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी की लाश को पहचान लिया। उनकी दुनिया एक पल में ही बिखर गई थी। रेखा वहीं जमीन पे बैठ गई और दहाड़ मारकर रोने लगी। मनोज भी खुद को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही वंशिता थी जो एक दिन पहले तक उनके घर की रौनक थी। आज उसकी लाश एक सूटकेस में पड़ी थी। उनका दिल चीख चीख कर रो रहा था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई थी। इंस्पेक्टर चौहान ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उनका दर्द असहनीय था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। पुलिस कमिश्नर ने तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमों का गठन किया गया। हर टीम को अलग अलग काम सौंपा गया था। एक टीम को सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम मिला, दूसरी को वंशिता के दोस्तों और परिवारों से पूछताछ करने का और तीसरी टीम को उनके फोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया की जांच करने का।
ये एक ऐसा मामला था जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। हर कोई जानना चाहता था कि इतनी मासूम लड़की के साथ इतनी क्रूरता क्यों की गई। इंस्पेक्टर चौहान की टीम ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले वंशिता के घर से उसके स्कूल तक के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि पूरे इलाकों में सैकड़ों कैमरे लगे थे। हर एक फुटेज को ध्यान से देखा जा रहा था। लगातार कई घंटों तक फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिला। एक फुटेज में देखा गया कि वंशिता स्कूल के रास्ते पे ना जाकर एक दूसरी गली में गई थी, जहां वो दो लड़कों से मिली। वो उनसे कुछ देर बात करती है और फिर तीनों एक साथ कहीं चले जाते हैं। पुलिस ने उन दोनों लड़कों की पहचान करने के लिए उस फुटेज को ध्यान से देखा, लेकिन उनकी पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने अपनी रणनीति बदली और वंशिता के कॉल डेटा रिकॉर्ड सीडीआर को खंगाला। इस रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वो एक लड़के का था जिसका नाम संतोष था। पुलिस ने संतोष के घर जाकर पता किया तो मालूम चला कि वो 25 अगस्त से ही घर से गायब था। पुलिस ने संतोष के घर वालों को सीसीटीवी फुटेज दिखाई और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वो लड़का संतोष ही था और उसके साथ उसका दोस्त विशाल भी था। जब पुलिस विशाल के घर पहुंची तो मालूम चला कि वो भी उसी दिन से गायब था। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि संतोष और विशाल ही इस हत्या में शामिल थे और वो भाग गए थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन दोनों को ढूंढना था। इंस्पेक्टर चौहान ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वो सबसे पहले ये पता लगाए कि वो कहाँ जा सकते हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो भागने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। इस अंदाजे पे पुलिस ने मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों के 1000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांचना शुरू किया। ये काम बहुत ही थका देने वाला और मुश्किल था। मुंबई के लोकल और एक्सप्रेस स्टेशनों की हजारों फुटेज को खंगालने के बाद उन्हें विरार रेलवे स्टेशन पर एक सुराग मिला। फुटेज में वो दोनों लड़के जोधपुर एक्सप्रेस में बैठे हुए दिखे। ये पुलिस के लिए पहली और सबसे बड़ी लीड थी। पुलिस ने जोधपुर एक्सप्रेस के रूट पर पड़ने वाली सभी रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। ये काम बहुत ही बारीकी से किया गया क्योंकि उन्हें पता था कि एक भी चूक उन्हें उन दोनों से दूर कर सकती है। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि दोनों लड़के पहले जयपुर गए, फिर वहां से अजमेर और उसके बाद जम्मू के वैष्णो देवी से वो गुजरात आए। पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन गुजरात के पालनपुर में मिली। इन सभी सुरागों को जोड़ते हुए पुलिस ने एक हफ्ते बाद उन दोनों को पालनपुर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो पूरी तरह से घबराए हुए थे। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि पुलिस इतनी तेजी से उनका पीछा करेगी। उन्हें मुंबई लाया गया और फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। जब संतोष और विशाल को मुंबई लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने अपराध को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को संतोष ने ही वंशिता को मिलने बुलाया था। वंशिता जो अपने परिवार से झूठ बोलकर आई थी, उनके साथ विशाल के घर गई। वहां कुछ घंटों तक वो साथ रहे। जब वंशिता जाने लगी तो उसने संतोष से कहा, आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। मेरे घर वाले अब हमें मिलने नहीं देंगे और मैं भी अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ये सुनकर संतोष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके दिल में पहले से ही एक बदले की आग जल रही थी। संतोष ने पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले उसके दोस्ती वंशिता से ऑनलाइन हुई थी। वो अक्सर फोन पर बात करते थे और मिलते भी थे। एक दिन वंशिता के घर वालों ने उन्हें साथ में देख लिया था। उन्होंने संतोष को बहुत डांटा, फटकारा और बेइज्जत किया था। संतोष को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके मन में ये बात घर कर गई थी और उसने वंशिता और उसके परिवार से बदला लेने की ठान ली थी। उसने अपनी माँ का पुश्तैनी हार बेचकर 2 लाख रुपए जमा किए थे ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। उन्हीं पैसों से उसने एक चाकू खरीदा था और भागने की पूरी योजना बनाई थी। जब वंशिता ने कहा
कि वो अब उससे नहीं मिलेगी तो संतोष और विशाल ने मिलकर पहले से रखे चाकू से उस पर हमला कर दिया। उन्होंने इतनी बेरहमी से उस पर वार किए कि वंशिता को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने उसे तब तक मारा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। हत्या के बाद उन्होंने वंशिता के कपड़े बदले, उसकी लाश को एक कंबल में लपेटा और एक सूटकेस में डाल दिया। फिर एक ऑटो से रेलवे स्टेशन गए और ट्रेन में चढ़ गए। रास्ते में एक कुएं के पास उन्होंने सूटकेस को ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया। फिर दोनों भाग निकले ताकि कोई उन्हें पकड़ न पाए। अपराधियों को सजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों पर हत्या धारा 302, अपहरण धारा 363 और सबूत मिटाने धारा 201 का आरोप लगाया। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला ताकि पीड़ित को जल्दी न्याय मिल सके। पुलिस ने सभी सबूत जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, कॉल डाटा रिकॉर्ड और संतोष के कबूलनामे को अदालत के सामने पेश किया। फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल और लाश पर मिले सबूतों से ये साबित कर दिया कि वंशिता की हत्या इन्हीं दोनों ने की थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने संतोष और विशाल को वंशिता की हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले से वंशिता के परिवार को कुछ हद तक न्याय मिला, लेकिन उनकी बेटी को खोने का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। वंशिता राठौर का मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि बदले की आग और गुस्सा की आग एक मासूम की जिंदगी को तबाह कर सकती है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बल्कि सही गलत का फर्क भी सिखाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और वंशिता इस तरह के दर्दनाक अंजाम का शिकार न हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बच्चों की दुनिया अब सिर्फ घर और स्कूल तक सीमित नहीं है। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों पर विश्वास रखें, लेकिन उन पर नजर भी बनाए रखें। ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों से दोस्त बनकर बात करें, ताकि वे किसी भी परेशानी में हमें अपना सहारा मान सके, क्योंकि कई बार एक छोटी सी लापरवाही एक बड़ी ट्रेजेडी का कारण बन सकती है। आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।